स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 10वां दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स आज रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा और सूरज मोहन झा। आप दोनों का स्वागत है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से YSRCP के लोकसभा सांसद रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरु जी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे से लेकर हम तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से और संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राज्यसभा में वित्त और विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को लौटाए जाने का भी करेंगी प्रस्ताव। लोकसभा से दोनों विधेयकों को मिल चुकी है पहले ही मंजूरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल 2021 पर लोकसभा में होगा विचार। संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था ये विधेयक। राज्यसभा के एजेंडे में संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2022 जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। झारखंड से संबंधित SC और ST सूची में बदलाव का प्रावधान। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। त्रिपुरा की कुकी जनजाति की उपजातियों में डालोंग समुदाय को शामिल करने से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2022 कल लोकसभा से पारित हो गया। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 और दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 भी लोकसभा में पेश किया गया। वहीं राज्यसभा में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर एक साथ चर्चा हुई जो आज भी जारी रहेगी। दोनों सदनों में महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में क्या कुछ रहने वाला है खास। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल सरकारी उपक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हुई पहलों के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सदन में राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठा पाएंगे। लोकसभा में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। इनमें कार्य मंत्रणा समिति का 32वां प्रतिवेदन और श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण शामिल हैं। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा की ओर। पवन, बात करें आज
लोकसभा की क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि अभी तक की कार्रवाई पर नजर डालें तो बहुत स्मूथ रहा है अभी तक का लोकसभा का फंक्शन। प्रतिबिंब, जहां तक आज लोकसभा में कार्रवाई की बात है, बहुत अहम कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है। जैसा आपने बताया कि अच्छा सुचारू कामकाज हो रहा है। थोड़ा बहुत व्यवधान आया था कल टीएमसी की तरफ से जो हुआ था, तो हाउस को एडजर्न करना था, 2 बजे तक के लिए एडजर्न हुआ था, परंतु कार्रवाई अच्छी हो रही है। शाम को रात तक कार्रवाई चल रही है, तो ये अच्छा संकेत है। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत से अपेक्षा की जाती है वो सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक आज की बात करूँ, पराक्रम जैसा बताया कि सबसे पहले जो प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, आज बहुत अहम प्रश्न हैं। इसमें एग्रीकल्चर जो कृषि मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं, फिशरीज से जुड़े 3 प्रश्न हैं, फूड प्रोसेसिंग से 2, रूरल डेवलपमेंट से जुड़े 3 और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं और होम अफेयर्स से जुड़े भी 2 प्रश्न हैं। अगर अहम प्रश्न जो जनता से सीधे जुड़े हुए उनकी मैं बात करूं आपसे, तो जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसको लेकर जो है डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जो है बीजेपी अहमदनगर से सांसद है, उनका सवाल होगा। उसके साथ एक संजय जादव हैं, शिवसेना के परभणी से वो संसद सदस्य हैं, उनका सवाल एक जिला एक उत्पाद पे रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये अच्छी तरह से हो चुका है, चुनाव में उसका फायदा भी हुआ है बीजेपी को, तो ये पूरे देश में लागू हो, इसके बारे में सवाल है संजय जादव की तरफ से। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो रमेश चंद्र कौशिक हैं, ये सोनीपत हरियाणा के सांसद हैं। उन्होंने जो पूरे देश में खेलो इंडिया का जो है कैसे कार्यक्रम है उसका राज्यवार ब्यौरा मांगा है कि हर राज्य खेलो इंडिया के अंतर्गत कौन कौन सी जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही गणेश सिंह जो सतना के सांसद हैं, उनका सवाल है कि मान्यता प्राप्त जो खेल हैं उनके लिए खेल मंत्रालय कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल हैं जो खेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह जो है दिव्यांगजनों के लिए भी, क्योंकि देश में जो है प्रतिबिंब 1,30,00,000 जो है दिव्यांग लोग हैं, पर जो रजिस्टर्ड हैं जिनको फायदा हो रहा है वो 34 लाख हैं। तो ये जो कांग्रेस की एस ज्योति मणि है और टीएन प्रतापन है, उनकी तरफ से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सवाल जो है, ये सारे सीधे ऐसे सवाल है जो देश की आम जनता से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है पेपर ले की बात करें अगर, तो 8 मंत्री सूचीबद्ध है उसमें। इसके अलावा 2 रिपोर्ट रखी जानी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और साथ में अधीर रंजन चौधरी उसके सदस्य हैं। ये रिपोर्ट पेश होनी है। इसके अलावा श्रम, वस्त्र और जो स्किल डेवलपमेंट स्थायी समितियां हैं, जिसके अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब हैं और गणेश सिंह उसके सदस्य हैं, इसकी रिपोर्ट भी रखी जानी है। अहम बात जो यहाँ है कि 2 मंत्री जो है स्टेटमेंट रखने वाले हैं आज लोकसभा में। इनमें कृष्णपाल जी हैं, भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं। कोविड-19 के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं थी इंडस्ट्री को लेकर, उसमें जो पेश की गई थी रिपोर्ट, 307वीं रिपोर्ट थी, उसका जो कामकाज क्या हुआ है उसके बारे में कृष्णपाल अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा अजय कुमार टेनी जो हैं गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी बात रखेंगे। महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध जो है उसको लेकर जो 230वीं रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुई, ये बात जो है रखी जानी है। इसके बाद जो है सूचीबद्ध जो सबसे अहम है, जैसा आपने बताया कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2021, इसके ऊपर ये सूचीबद्ध है। ये विचार के लिए और उसको पारित करने के लिए इसमें है। इससे पहले प्रतिबिंब जो कल जो है दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 जो है उसको पेश किया गया था सरकार को। क्योंकि ये पेश किया गया था पटल पर पेश किया गया था ये विधेयक, तो इसको लेकर जो है सरकार को पेश करने में ही वहां पे डिवीजन हो गया। हालांकि डिवीजन जब हुआ तो एक जानकारी और लेना चाहूंगा पवन, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन के बहुत नजदीक चल रही है, तो क्या ये बैठक जो संसद की कार्रवाई है इससे कुछ जुड़ी हुई है? कोई विशेष कुछ वहां पर योजना बनाई जा रही है? कुछ जानकारी है क्या आपके पास? जी प्रतिबिंब, क्योंकि बैठक अभी चल रही है और उसके बाद जो है हर मंगलवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो पार्लियामेंट्री दल है उसकी मीटिंग होती है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वो बैठक चल रही है। उसमें जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखे हैं। बाकी बातें वहाँ अंदर मीटिंग में क्या हुआ ये बातें सामने नहीं आ रही, पर जाहिर तौर पर जो बिल पेश होने हैं, जो संसदीय कार्रवाई पार्लियामेंट में होनी है, उसको लेकर निर्देश पार्टी की तरफ से अपने संसद सदस्य को दिए जाते हैं। और इसमें क्या हुआ है वो बातें भी अभी सामने आ जाएंगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है पवन, क्योंकि कल दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करना पड़ा था सत्ता पक्ष को। बिल्कुल, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये जब बिल इंट्रोड्यूस ही हुआ तो वहां पे डिवीजन हो गया। हालांकि 120 सदस्य जो हैं
इसके पक्ष में थे, 58 जो है विपक्ष में थे। विपक्ष की तरफ से चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे सौगत राय हो, चाहे बाकी जितने भी NK प्रेमचंद्रन हो, सभी जो बड़े विधायी कार्यों को लेकर पैनी नज़र रखते हैं पक्ष पे, तो वो उन लोगों ने कहा कि ये जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ऐसा सवाल उन्होंने शुरुआत में उठा दिया। और इसको लेकर जो है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने ये रखा था, प्रस्ताव रखा था, तो उसके बाद वहाँ पे सरकार के सामने ऐसी भी स्थिति आ गई कि क्या संसद सदस्य सिर्फ बीजेपी के 120 ही हैं, क्योंकि 120 वहाँ पे फेवर में आए, तो संख्या क्योंकि पार्टी की तो 300 के करीब है, तो सभी संसद सदस्य मौजूद रहने चाहिए। तो जाहिर तौर पे पार्टी की तरफ से निर्देश आएंगे कि जब ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद में आए तो सभी जो है सांसद मौजूद रहें, नहीं तो पार्टी के लिए किरकिरी साबित होती है। पर जी, आप लगातार बने रहें। पवन, अभी तक की अपडेट के लिए धन्यवाद, लेकिन और अपडेट के लिए वापस आपके पास आएंगे। हम बता दें कि सुजीत कुमार, माननीय सांसद बीजेडी राज्यसभा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले रिएक्शन चाहूँगा, अभी तक 10वां दिन है बजट सत्र के दूसरे भाग का, कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं ये 10 दिनों का जो कार्य हुआ है? देखिए, एक तो ये जो सेकंड पार्ट है बजट सेशन का जी, ये काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे गणतंत्र के लिए। और जो हम लोग विंटर सेशन में देखे थे और पहले देखे थे, बहुत शोर शराबा और हंगामा के चलते बजट पार्लियामेंट ठीक से चल नहीं पाया था। तो मैं धन्यवाद दूंगा सारे सांसदों को और सारे पॉलिटिकल पार्टियों को कि जो अभी ये जो परंपरा ये हमेशा बनी रहे। और हमारी पार्टी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, संसद टीवी में कई बार बोल चुका हूँ कि हमारी पार्टी बीजू जनता दल, हम लोग हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं। हम लोग कभी वेल पे नहीं जाते हैं, कभी भी शोर शराबा हंगामा बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग खूब आलोचना करते हैं सरकार की, और जो अच्छी चीज़ें उसको भी बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और अभी ये एप्रोप्रिएशन बिल और फिनेंस बिल आज राज्यसभा में, आज उसका डिस्कशन खत्म होगा, मंत्री जी उसका उत्तर रखेंगे और फिर वो बिल रिटर्न हो जाएगा लोकसभा को जी। और अभी जो CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में शायद उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वो राज्यसभा में आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा आलोचना हो रहा है। अभी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन एक आलोचना हो रहा था हमारा शुक्रवार को, राकेश सिन्हा जी, डॉक्टर राकेश सिन्हा उसका इंट्रोडक्शन किए थे। तो जो अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम है, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी जो कल्चर है, उसको कैसे हम लोग आगे ले सकते हैं, उसका बढ़ावा कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग, जो एक पॉजिटिव नैरेटिव है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सिविलाइजेशन को लेके, उस बारे में चर्चा हुआ था। तो उसमें कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, कांग्रेस के, बीजेपी के, BJD हमारी पार्टी से, और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी कुछ थे, सारे सांसदों ने बहुत ही अच्छा चर्चा किया। बहुत ही एक अच्छा संकेत देश को गया, मैं मानता हूँ। तो ऐसी ही चर्चा होनी चाहिए जी। रघुराम कृष्ण जी, यहाँ पर BJD के माननीय सांसद हैं सुजीत कुमार जी, और हमने सदन के भीतर देखा भी है कि विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता, या फिर केवल समर्थन किसी विषय को आंख मूंद कर नहीं किया जाता। BJD के माननीय सांसद सभी विषयों पर अपनी बात रखते हैं, बहुत करीने से रखते हैं, और देख लेते हैं कि कौन सा विषय जो है जनता के हित में है, या फिर उनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है, उस हिसाब से सपोर्ट करते हैं। और ऐसा ही हमने कहीं ना कहीं कमोबेश YSRCP का भी देखा है कि सदन के भीतर जो है विषयों के आधार पर अपना समर्थन और विरोध दर्ज करवाते हैं। अभी तक की कार्रवाई किस तरीके से देखते हैं? Yes, I'll speak in English. I understood your question, but I'll reply in English. Yes, as our BJD friend said, even in our Lok Sabha also, yes, there has been a very constructive criticism by BJD, and even our party also. We normally go for only constructive criticism, and we have supported all the bills, as all the bills are close to the need of the hour. So we have, our party also have supported all the bills, and the way especially the session that went on till now is very smooth, except small incidents yesterday, that is with regard to the increase in the prices. So but for that, even then the house, everything was under control, and till now it went on very smoothly with very cordial relation. Even if there were some arguments, but still it's all in a, they were not enemies, they were only opponents in the house, and it's all constructive criticism on either side. And with the good initiative of the speaker, he is able to
manage the House very well, and things are going on very smoothly. And with regard to today's bill, actually it was introduced in December last year itself. It's a simple bill, and that is the need. And I'm also from industry, and I know the problems the chartered accountants were facing, the cost accountants and company secretaries. There is a clear shortage of the people also. The experts, the chartered accountants, and especially the company secretaries, there is a huge shortage, and they were having some problems. And in fact, a good consultation was done with all the associations and their chairmen of the various chapters of chartered accountants and company secretaries, and it's a very good amendment that has been proposed. I had gone through the proposal, and it will have a very smooth sailing, and we don't foresee any problem for that bill, because industrially we are growing, and our GDP growth rate is going up, and the demand for all this chartered accountants and all, it is also growing up. And this is the right time, though it is delayed, it is the right time that the Act as amendment has been introduced, and everyone would wholeheartedly welcome this प्रपोजल जी। लेकिन अगर बात करें रोशन जी, बीजेडी और वाईएसआरसीपी के सांसदों की ही बात नहीं है, सदन के भीतर देखें तो मुखर रहने वाले जो विपक्ष के सांसद हैं, देख रहे हैं कुछ रणनीति में बदलाव है। रणनीति में बदलाव, चूंकि आप बरसों से लगातार संसद की कार्रवाई को कवर करते हैं, आप भी मान रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं रणनीति में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ है विपक्ष की? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जैसे बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने जो रुख अपनाया है संसद में, दोनों सदनों में, कि वो सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन व्यवधान नहीं करते हैं, वो वेल में कभी नहीं आते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो बाकी दल हैं, खासकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ये जो बार बार सदन में व्यवधान खड़ा करते हैं और वेल में आते हैं, तो इससे जो जनता का मूड है, जो हमारी पीढ़ी है, जो खासकर नई पीढ़ी है, इनका जो विश्वास उठ रहा है उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इस सत्र में हमने देखा है कि किस तरह से दोनों हाउस बहुत स्मूथली चले, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, बजट पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और लोकसभा में कल थोड़ी देर के लिए जो शोर शराबा हुआ पेट्रोलियम प्राइस को लेके, और राज्यसभा हालांकि 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया, लेकिन कुल मिला के दोनों सदनों में इस जो बजट सत्र है बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और जो आपने रणनीति की बात कही, मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे इस बार बजट था तो बजट में विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा व्यवधान खड़ा कर सकें। महंगाई को लेकर जरूर है कि पेट्रोलियम के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये विपक्ष का काम भी होता है कि इन मुद्दों पे सरकार का ध्यान आकर्षित करें, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात कही और इसी तरह से बात कहें, वो कंस्ट्रक्टिव तरह से बात कहें, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार भी उसको जवाब देना चाहेगी। और जनता के मुद्दे उठाना तो विपक्ष का काम ही है, वो अपने मुद्दे उठाए, व्यवधान खड़ा न करे, हाउस को एडजॉर्न न करें, क्योंकि एडजॉर्न करेंगे तो फिर जनता की बात, जनता की जो मुद्दे हैं वो नहीं उठा पाएंगे। तो ये अच्छा इस बार विपक्ष ने जो रुख अपनाया है कि जनता के मुद्दे उठाएं, हाउस को एडजॉर्न नहीं कराए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बाकी दिन बचे हुए उनमें भी इसी तरह से स्मूथली कामकाज हो। जी हाँ, और अब हम दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर राज्यसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा की और। सूरज, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया जो है माननीय सांसद स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी ले ली है। एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में आज भी बहुत कुछ खास होने वाला है। जी प्रतिबिंब, अगर हम आज राज्यसभा के कामकाज की बात करें तो जिस तरह से सभी अभी सांसद हमारे स्टूडियो में बता रहे थे कि कामकाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हम जो रचनात्मक सहयोग विपक्ष की तरफ से होना चाहिए वो देखने को मिल रहा है। वैसे कल हमने देखा था
प्राइस राइस और जो 2 दिन की हड़ताल अभी मजदूरों की चल रही है उसको लेकर कल विपक्ष वेल में आया था, इस वजह से हम राज्यसभा में शून्यकाल नहीं देख पाए थे। अगर हम आज की बात करें प्रतिबिंब, तो आज मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहूँगा। विपक्ष के कुछ सांसदों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत आज की कार्रवाई को स्थगित करके कुछ विषयों को उठाने की अनुमति सभापति से मांगी है। अगर मैं बात करूं सीपीएम के सांसद डॉक्टर वी शिवदासन और सीपीआई के सांसद बिनोय ने जो 2 दिवसीय हड़ताल राष्ट्रव्यापी चल रही है मजदूरों की, उसको लेकर आज उन्होंने सदन की कार्रवाई को कामकाज को स्थगित करके इस पर चर्चा की मांग की है। वहीं टीएमसी के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक, मौसम नूर, डॉक्टर शांतनु ने जो महंगाई है आवश्यक वस्तु पर जो बढ़ रही है उस मुद्दे को नियम 267 के तहत उन्होंने कहा है आज की कार्रवाई को स्थगित करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये कुछ नोटिस सभापति को दी गई हैं, देखते हैं सभापति इस पर क्या निर्णय देते हैं। अगर कामकाज की अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो आज प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय से हों, विद्युत मंत्रालय से हों या फिर रसायन उर्वरक मंत्रालय से हों। हमारे साथ स्टूडियो में सुजीत कुमार बैठे हैं, सांसद बीजेडी के। उनका भी एक काफ़ी अहम सवाल कैंसर की दवाइयों को लेकर जो जीएसटी की दर है उन्हें कम करने को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में लगा हुआ है। उसके अलावा आज अगर हम कामकाज की बात करें तो विधायी कामकाज के लिहाज से आज एप्रोप्रिएशन और वित्त विधेयक दोनों विधेयकों को मिलाकर उस पर चर्चा कल चल रही है। आज भी उस पर आगे की कार्रवाई होगी। जिस तरह से हमने लोकसभा में पिछले सप्ताह देखा था, जो बजटीय प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया था। गिलोटिन जब किया गया, जब सभी अनुदान की मांगों को इकट्ठा पारित करा लिया गया, उसके साथ ही अनुपूरक जो मांगे जो है अप्रोप्रिएशन बिल उसको पारित करा लिया गया था। उसके अगले दिन वित्त विधेयक पर चर्चा हुई थी, लेकिन राज्यसभा में इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा हो रही है और उसे आज संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसका जवाब देंगी और उसके बाद वो लोकसभा को लौटा दिया जाएगा। अगर कुछ बिंदुओं की मैं बात करूं प्रतिबिंब, आज की जो इन विधेयकों पर चर्चा हो रही है वहां विपक्ष ने काफी अहम सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इन दोनों के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसे कैसा पाटा जाए, उसके पाटने का एकमात्र साधन बजट है। भारत सरकार द्वारा जो बजटीय नीति बनाई जाती है उसके तहत होगा, लेकिन उन विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो बजट है, जो वित्त विधेयक, उससे कहीं नहीं लग रहा कि इस खाई को पाटा जा रहा है। वहीं अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड काल में एक चुनौती भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर उभरी थी उससे किस तरह से भारत सरकार जो है उभरी है। ना केवल हमने अपने देश में टीकाकरण का अभियान चलाया, 180 करोड़ से ऊपर लोगों को टीका लगाया, भारत में इसका किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। ये बताता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं और तमाम योजनाएं चाहे एमएसएमई सेक्टर को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो, जिस तरह की पश्चिमी देशों में महंगाई का दर इस समय ऊंचे स्तर पर चल रहा है, भारत में हमने उसे 6% के आसपास रोका हुआ है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उसका रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से उसका असर हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे कल हमने चर्चा में देखे थे, जो अलग अलग दलों के सांसदों ने उठाए थे, उस पर रखे गए थे। आज उस पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उसका जवाब देंगी। इसके अलावा मैं प्रतिबिंब बताना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल की बैठक अम्बेडकर इंटरनेशनल नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। वहां कुछ बातों को लेकर संकल्प लिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो है उसको जो 6 महीने के लिए भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, उसके लिए तमाम सांसदों ने, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने यह तय किया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में सामाजिक न्याय को लेकर मीटिंगें होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी, ताकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें पता चले कि भारत सरकार द्वारा किस तरह की योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं। बीते दिनों हमने देखा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या फिर अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा है कि पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय, अनुसूचित जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मिला है, उनके लिए नीतियां बन रही हैं। कल हमने एक अहम विधेयक को लोकसभा में पारित होते देखा था, आज उसे राज्यसभा में लाया जाएगा। प्रतिबिंब जो जनजातियों से को कुछ जोड़ने को लेकर है, उसमें जब कल ट्राइबल अफेयर मंत्री बता रहे थे तो उन्होंने बताया था जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह से भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वो आवास को लेकर हो, गरीब कल्याण को लेकर हो, किसान समृद्धि को लेकर हो, विद्युतीकरण को लेकर हो, सड़क निर्माण को लेकर हो, भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है वंचित वर्ग, समाज के अंतिम धड़े में खड़े व्यक्ति तक जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें पहुंचाने के लिए। जी कार्यसूची को बहुत ही विस्तार से आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद और आप बने रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं सुजीत कुमार जी आपसे आपका
प्रश्नकाल में एक प्रश्न लगा हुआ है, हमारे सहयोगी ने इसका जिक्र भी किया है, उस पर आऊँ। उससे पहले उन्होंने एक बात और बताई है कि दो माननीय सांसदों ने रिक्वेस्ट की है कि कुछ काम को थोड़ा सा निरस्त किया जाए, रोका जाए, और दो विषय महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो श्रमिकों की एक हड़ताल चल रही है उसको लेकर, और दूसरा महंगाई को लेकर चर्चा शुरू की जाए। कितने अधिकार क्षेत्र में है और किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? ये 267 रूल 267 के तहत इसका नोटिस दिया है जी। मेरे हिसाब से चेयरमैन सर को इसको एडमिट करना चाहिए, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अभी आप सब कोई देख रहे हैं। खासकर जो गरीब जनता है और मिडिल क्लास हैं, इनके लिए काफ़ी अभी महंगाई का बोझ अभी सबके ऊपर है। तो इन्फ्लेशन और महंगाई के ऊपर चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, तो लेकिन ये तो डिस्कशन रहता है चेयर का, वो एडमिट करें कि ना करें। और बजट में भी महंगाई को लेके ऑनरेबल मिनिस्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ये हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं इसकी। और महंगाई अभी एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। पेट्रोल प्राइसेस 110 रुपीज़ छू रहा है, एडिबल ऑयल का प्राइस इतना हाई है, पल्सेस का प्राइस इतना हाई है, तो ये इसका बोझ जो आम जनता है इसके ऊपर अभी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से महंगाई पे चर्चा संसद में नहीं होगा तो कहाँ होगा, संसद में बिल्कुल होना चाहिए। जी। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रतिबिंब जी, चाहे हंगामा हो कुछ भी हो, लेकिन जो प्रश्न काल होता है वो शून्य काल होता है, 0 आवर और क्वेश्चन आवर, इसको कोई भी हाल में इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब आते हैं संसद में, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने जो स्टेट्स के जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के, हमारे ऊपर काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि कई सारे अहम मुद्दे हम लोग यहाँ पे उठाने का मौका मिलता है हम लोगों को। तो जब शून्यकाल और प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो हम लोग जो अपने समस्याएं हैं स्टेट्स के और कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उसको उठा नहीं पाते हैं। वैसे माना ये जाता है कि एक आम राय बनी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि इन दोनों को डिस्टर्ब किए बगैर विषयों को उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी कल भी राज्यसभा में जैसे 0 आवर स्टार्ट जब शुरू हो ही रहा था, तो टीएमसी और अन्य सांसदों ने हंगामा किया, तो चेयर ने 0 आवर को स्थगित कर दिया। रघुराम कृष्ण जी, यहाँ पर बड़े करीने से सुजीत जी ने कहा कि ये जो विषय हैं दोनों बहुत महत्व के विषय हैं, लेकिन ये भी आप मानते होंगे कि पिछले 2-2.5 बरस से न केवल पूरा विश्व, भारत भी कोविड-19 के झंझावात से घिरा हुआ है। लगातार उससे लड़ने की कोशिश और उबरने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि चुनौतियाँ हैं, और इन चुनौतियों की वजह से, और एक और एड ऑन हो गया है यूक्रेन और रशिया का वॉर भी, इस वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो क्या आप भी मानते हैं कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा जो है महंगाई को रोकने के लिए कोई पेट्रोल एक ऐसा एक एलिमेंट है जिसको बढ़ाया जा सकता है और उससे राजस्व की भरपाई की जा सकती है? Yes, petrol prices, if you look at the international prices, definitely the barrel has crossed 100 mark after several years, and it is a problem. And after giving freedom to the oil companies, the role of the petroleum or the government, to certain extent, there were limitations. No doubt they can use their extra powers to control the price, but this is totally unprecedented. And I feel the other day I met Hardeep Singh Puri ji, and there was some discussion on this, and they were also expecting the prices to come down, and they also wanted to call the oil company chairmen and suggest them to somehow or other to control the price. So to the best of their ability, I personally feel they are doing, and no doubt Corona has devastated the world as well as our country, but the way it was controlled, definitely the Honorable Prime Minister, he certainly needs a great applause from the public. And in that process, though it may be little out of the way, but in that process I feel proud to say that Bharat Biotech, a company from our state, or of course now it is in Telangana, that company, but it's in the erstwhile Andhra Pradesh, and they were recognized with both husband and wife, Dr. Ella and Suchitra Ella. They were given Padma Bhushan. They have received that award yesterday. And in this Corona, I feel it is appropriate to remember them and praise them. So coming back to our original this thing, yes, there were several problems, and definitely government is doing its best. This is what
I personally feel government is doing the best. And in continuation to what our friend had said with regard to the 0 hour and question hour, though for question hour we were having very smooth right from the day one, but with regard to the 0 hour, many times 0 hour is getting not happening at the right specified time, and it is being moved to accommodate other businesses. 0 hour is being moved to many times in the evening, though Honorable Speaker is giving time for many other than the original 20 time is being given. But if 0 hour happens at the right time where it is supposed to happen, because that is where the problems across the country are going to come up, and the visibility of even the parliamentarians to their constituents also will be much more. So I feel, I think this is the need. In Rajya Sabha, they start with 0 hour when our question hour is going on. So they were having a very smooth ट्रांजिशन फॉर द जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अलग अलग सांसदों से, अलग अलग दल के सांसदों से जब भी कार्यक्रम में बातचीत की है तो उनका निजी तौर पर तो ये कहना है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने वो संसदीय क्षेत्र जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाना चाहते हैं और उनका निराकरण किस तरीके से सरकार की तरफ से किया जा सकता है वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें रोशन जी, यहाँ पर महंगाई की बात चल रही है और कोशिश की जा रही है माननीय सांसदों की ओर से कि सदन के भीतर उस पर एक चर्चा शुरू की जा सके और सरकार का क्या कहना है, उसका मंतव्य क्या है और वो क्या कुछ कर रही है वो भी सामने आ सके। लेकिन अगर महंगाई की बात करें, जैसा मैंने कहा कि 2-2.5 बरस से हम लगातार सिर्फ खर्च किए जा रहे हैं और खर्च किए जाने की वजह से हम लोगों आर्थिक रूप से थोड़ा सा नुकसान भी उठाया गया है। और हम जब पटरी पर लाने की कोशिश करें अपनी अर्थव्यवस्था को, तो पटरी पर लाने के कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं, उनमें से पेट्रोल डीजल है और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार कदम उठा सकती है, वही कर रही है। कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के पास? देखिए, जो महंगाई की बात है इसमें कोई शक नहीं कि इसमें महंगाई आसमान छू रही है जी, और हमें उसके पीछे जाना चाहिए कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या है। जो आपने कहा कि 2-2.5 साल से कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ और उसके कारण हमारे जो उद्योग धंधे बंद रहे, बहुत हमने कठोर समय देखा है और उस संकट से हम धीरे धीरे उबर रहे हैं। और पिछले अगर 5-6 महीने में हम देखें तो जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ और पिछले महीने हमने देखा कि 1,40,000 करोड़ तक हुआ। इसका मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ रही है। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर देना होगा कि जो तेल है, खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल है, वो क्यों 200 रुपये के पार चला गया है। यहाँ पे सरकार को जरूर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध है, जिसकी उपलब्धता है, वो इतनी महंगी क्यों हो रही है। अगर हम पेट्रोलियम प्राइस की तरफ देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर है, इसलिए हमारे देश में भी उसका असर होता है। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसके कारण ज़रूर जो कच्चा तेल है, जो बास्केट है, वो $100 तक चला गया है। तो इसके कारण उसका रेट ज़रूर बढ़ रहा है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें सरकार को ज़रूर हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो आपने कहा कि सरकार की जो राजस्व की कमाई होनी चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि जीएसटी की जो कलेक्शन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। लेकिन जो महंगा हो रहा है कुछ सामान ऐसा जो लोगों की पहुंच से दूर जा रहा है, वहाँ पे ज़रूर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और संसद में उसकी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। और जिस समय बजट पर चर्चा भी यहाँ सांसदों ने जरूर लोकसभा में उसकी चर्चा की, राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है। लेकिन जैसे आज 267 के तहत नोटिस दिया गया है, अगर इसमें अलग से चर्चा होगी तो शायद उन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा कि महंगाई बढ़ने के असल कारण क्या है। तो हो सकता है कि सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे और महंगाई रोकने में कामयाब हो। सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कदम उठा रही है, वो भी विषय सामने आएगा। अगर बात करें वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर राज्यसभा में एक साथ चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। उच्च सदन में कल कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत की। विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों सहित महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की नीतियों की आलोचना की और कहा कि आज देश ही नहीं
हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार अपनी ठोस नीतियों के बल पर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। उनका कहना यह भी था कि निर्यात और विदेशी निवेश सहित विभिन्न मानकों के मुताबिक सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई और आज ये जारी रहेगी। लोकसभा से दोनों विधेयकों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा के एजेंडे में विधायी कामकाज भी शामिल हैं। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उच्च सदन में विधेयकों पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये बिल अनुसूचित जनजातियों की सूची में झारखंड के कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का संशोधन करता है। इनमें भोक्ता, देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या फिर खेरी, तमरिया या तमड़िया और पुरान समुदाय शामिल हैं। झारखंड की एससी सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में भी संशोधन किया गया है, क्योंकि इस समुदाय को राज्य की एसटी सूची में शामिल किया जा चुका है। ये विधेयक राज्यसभा में 7 फरवरी को पेश किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। बीते शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को ये विधेयक पेश किया गया था। 21 दिसंबर 2021 को इस विधेयक को गहन जांच पड़ताल के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने 23 मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों और सुझावों के बाद इस विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल किया गया है। पवन, जिस तरीके से इस विधेयक की बात करें जो सीधे तौर पर अकाउंटेंट्स और कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जुड़ा हुआ है और 1949 का ये विधेयक है जिसको लेकर आज चर्चा और उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने देखा था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल थे और प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश सेवा को देखते हुए कार्य करना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और जो राह सुझाई जाती है सीएज के द्वारा वो कहीं ना कहीं देश हित के विपरीत काम करती है। तो क्या ये विधेयक भी उस ओर जाता है? बिल्कुल प्रतिबिंब, जो अकाउंटेंसी की दुनिया है, भारत की बात अगर हम करें उससे रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। और जैसा आपने बताया कि ये जो है 17 दिसंबर 2021 को जो है संसद में रख दिया गया था। उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी को, जो वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमेटी है जिसके अध्यक्ष जो हैं जयंत सिन्हा हैं, उसको सौंपा गया था। और उस जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भी अभी 6 दिन पहले जो है 23 मार्च 2022 को संसद के पटल पर रख दी है। मैं विशेष रूप से, क्योंकि आपने बात पूछी कि इसमें क्या है, तो प्रावधानों की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था कि जो हमारे देश में 3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं अकाउंटेंसी को लेकर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये 3 बड़े इंस्टीट्यूट है। इन्हीं के रेगुलेशन को लेकर और इसमें संशोधन जो एक्ट है उसको लेकर ये प्रस्ताव है। इसमें क्या इस बिल में जो है प्रस्ताव किया गया है कि एक तो जो फर्म्स हैं उनको ये जो संस्थान है इनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इसके साथ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाने की एक बात इसमें कही गई है कि कंपनियों की तरफ से या व्यक्तिगत रूप से जो अकाउंटेंसी से या फाइनेंस से जुड़े लोग हैं, अगर वो इसमें अनुशासन को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो इसमें प्रावधान है कि 180 दिनों के अंदर कोई अगर अनुशासन को वायलेशन की कोई शिकायत आती तो 180 दिनों में उसका समाधान किया जाए, ये इसमें प्रावधान है। और अनुशासन समिति बनाने की भी इसमें बात की गई है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है और वो सज़ा जो है 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की है, और कंपनी जो भी इसका वायलेशन करेगी उसके ऊपर 2 साल का बैन
और मैक्सिमम अधिकतम 50 लाख जुर्माने का प्रावधान है। ये इसमें प्रावधान किया गया है बिल में। और जो जयंत सिन्हा वाली स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं प्रतिनिधि जी, उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की बात कही है। और समिति का कहना है कि जो बिजनेस और इंडस्ट्री का जो बड़ा नामी चेहरा है भारत में जो है, उसको इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सचिव हैं वो उसके सदस्य हों। तो ऐसी समिति के गठन की बात कही गई और उसका नाम भी सुझाया है स्टैंडिंग कमेटी ने कि इसको गवर्नेंस कमेटी दी, इसको कोऑर्डिनेशन कमेटी ना रख के इसको गवर्नेंस कमेटी का नाम दे दिया जाए। इसके बाद क्या है कि भारत में अगर अकाउंटेंसी की बात हो तो रेगुलेशन के लिए सिर्फ एक ही है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यही एक इंस्टीट्यूट है। तो जैसे यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स के इंस्टीट्यूट हैं। तो कहा गया, समिति ने कहा है कि रेगुलेशन के लिए और भी जो निकाय है उनका गठन भारत में होना चाहिए। और तीसरा जो अनुशासन की बात कही थी इस बिल में, उसमें समिति ने उसका पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि 180 दिनों में निपटारा होना चाहिए और साथ में जो जुर्माने का प्रावधान है वो भी होना चाहिए। एक बड़ी बात जो समिति ने चौथी सिफारिश अपनी कही है उसमें ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसका नाम जो है बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर दिया जाए। तो ये चार मुख्य सिफारिशें जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से आ गई हैं। और जैसे हमारे विशेषज्ञ मेहमान बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इसको पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है। और देश के जो, क्योंकि अहम योगदान रहता है अकाउंटेंसी का और फाइनेंशियल चीज़ों का, तो ये देश के लिए एसेट साबित होने वाला है। जो पुराने प्रावधान है, चाहे 1959 का हो, 1949 का हो और 1980 के, जैसे आपने बताया कि जो इसके ऊपर एक्ट हैं, उसमें ये संशोधन का प्रस्ताव है। और अकाउंटेंसी की दुनिया इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रतिबिंब जी रघुराम कृष्णन जी, आपने इसके बारे में पहले ही बोला कि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये बिल है। लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी के पास एक विधेयक को भेजा जाता है और फिर वो वापस आकर फिर संबंधित मंत्रालय या मंत्री के द्वारा सदन के भीतर रखा जाता है, तो कितना बदलाव के साथ आता है? क्या अपेक्षाएं रहती हैं सांसदों से उसमें बदलाव को लेकर? No, actually, that committee is headed by, as I said, Jayant Sinha, and of course, I am not a member of that committee. But this particular bill, there is no need for anybody to oppose. This is a good bill. There is a need. In fact, how I know, sometimes I met the chairman of the Cost Accountants Association and another Company Secretaries Association, some members who had come to give the brief and all, because they were all made to give their presentations well, and all their problems were understood, and this bill has come. So it is a well discussed and well thought process had been put into that bill. So सुजी जी, क्या आपको भी लगता था कि कहीं ना कहीं कि रेगुलेशन की कमी या फिर अनुशासन की कमी कहीं दिखाई देती थी और अब उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास ये विधेयक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग का इंडिया में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली, वो थोड़ा सा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा सा कम ही था। जैसे वेस्टर्न यूरोप और यूएस, कनाडा में जो स्ट्रिंजेंट होता है थोड़ा सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स, तो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये इसको और थोड़ा रोबस्ट करेगा, जैसे आपके साथी ने भी बताया। और जो रीनेमिंग ऑफ जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके इसलिए क्योंकि उसमें भी कन्फ्यूजन रहता था पहले। सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने आप को सीए बोलते थे और जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स थे वो भी अपने आप को सीए बोलते थे। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता था उसको दूर करने के लिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को आगे से सीए में बोला जाएगा। और मेरे ख्याल से ये अच्छा, मतलब इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये अमेंडमेंट बिल पे। ये दिस विल ब्रिंग इन, हम लोग का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट लक्ष्य है, तो इसके डायरेक्शन में ये हम लोग को हेल्प ही करेगा जी। तो लेकिन क्या रोशन जी, ऐसा तो नहीं है कि सीए के जो है बिजनेस में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कहीं पैदा हो जाएगा, हस्तक्षेप जैसा कुछ तो नहीं होगा? ये नहीं, हस्तक्षेप नहीं। असल में ये इसमें जो 3 कानून अलग अलग हैं ये जी, एक 49 का है, एक 59 का है, एक 1980 का है। तो इन 3 कानूनों में जो कमियां थी, जैसे आपने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी ने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जहां चोरी का रास्ता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि कहाँ गड़बड़ियां हैं और उसमें चोरी कर सके।
तो उन लूप होल्स को बंद करने का तरीका इन तीनों कानूनों में सरकार ने प्रावधान किया है। और जो इसमें डिसिप्लिनरी की बात है कि अगर आपने अनुशासन तोड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल ये प्रोफेशनलिज्म लाने की बात है कि तीनों जो संस्थाएं हैं और इनसे जो निकलने वाले स्टूडेंट हैं, इनसे जो निकलने वाले प्रोफेशनल हैं, वो अपने काम ठीक से रखें, उनका रजिस्ट्रेशन ठीक से हो और अनुशासन से वो लोग काम करें। इसका इन तीनों कानूनों में व्यवस्था की जा रही है और तीनों कानूनों को एक साथ इसमें संशोधन किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज मोहन झा, एक रिएक्शन उनका भी लेते हैं और दोनों माननीय सांसद जाने वाले हैं संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए। वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। इसको वापस किए जाने का प्रस्ताव भी रखेंगी वित्त मंत्री। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ दुविधा वाली कोई बात है। सूरज, प्रतिबिंब देखिए, बजटीय प्रक्रियाओं को जो पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी होती है वो निचले सदन लोकसभा की होती है, वही बजट पेश होता है। लेकिन चूंकि राज्यसभा उच्च सदन है और यहाँ पर लोग जो चुन के जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो समाज के अलग अलग वर्ग से होते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक क्रीमी लेयर की तरह माना जाता है और बौद्धिक माना जाता है। इसलिए जो ये मनी बिल हैं या अप्रोप्रिएशन बिल हैं, फाइनेंस बिल हैं, ये सदन के अंदर लाए जाते हैं ताकि सरकार को एक अच्छे सुझाव मिल सके। जिस तरह से हमने कल चर्चा को देखा था, विनियोग विधेयक और जो वित्त विधेयक को दोनों को मिलाकर कल चर्चा चल रही थी और जिस तरह से हमने देखा था तमाम दल के सांसद इस पर हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने जो अपने अपने सुझाव सरकार को दिए हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक अच्छा सुझाव दिया था। हम देख रहे हैं इसका किस तरह से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, युवा वर्ग में वो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। लेकिन सरकार ने चूंकि अब क्लियर किया है कि उसका कोई उससे भी लेना देना नहीं है, उसको लेकर कोई नियमावली अभी भारत सरकार वित्त मंत्रालय नहीं बना रहा है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने सरकार को सुझाव दिया था कि उस पर टैक्स जो है वो 30% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हों, वो हमने देखा था। हमने देखा है बीते कुछ दिनों से छोटे ही व्यवधान हो रहे हैं, लेकिन वो जो है फूल प्राइसेस के बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी महंगाई को लेकर हो रहे हैं। तो हमने देखा जब अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पर चर्चा राज्यसभा में चल रही है तो सांसद उसका मुद्दा भी यहां उठा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है उसकी कमर तोड़ रहा है। पहले ही कोरोना की वजह से कामकाज काफ़ी मंद हुए थे, लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। भारत सरकार की नीतियों को लेकर और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो एमएसएमई सेक्टर या जो छोटे कारोबारी हैं उसको लेकर भारत सरकार ने फंड रिलीज किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उभरने में काफ़ी समय लगा है। इसलिए हमने देखा है कि जो बीते बजट रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई नया कर भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से नहीं लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे आह्वान तमाम दलों के सांसदों ने वित्त मंत्री से किया है कि मध्यम वर्ग और जो कामकाजी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उसको कुछ ना कुछ राहत मिलना चाहिए ताकि वो फिर से पटरी पर आ सके। क्योंकि अगर ये मध्यम वर्ग, एमएसएमई, छोटे कारोबारी मजबूत होते हैं, प्रतिबिंब तो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए रोजगार तो बनाते ही हैं, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनका काफी योगदान होता है। और आज हम जब देखेंगे एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर जब चर्चा का जवाब देंगे वित्त मंत्री, तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो भारत सरकार का जो खाका है, जी उम्मीद पर दुनिया कायम है सूरज, और हम इस उम्मीद पर एक रिएक्शन चाहेंगे सुजीत जी का। उम्मीद पर ही जो है संसदीय व्यवस्था कायम है और उम्मीद के हिसाब से हम लोग जो है काम करते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी, इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारे सुझाव न केवल सत्ता पक्ष विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से भी आए। कितनी आपको लगता है कि खूबी है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, आपने जैसे कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आगे चल के संसद ऐसे ही चले। ये बहुत अच्छी परंपरा है हमारी। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूएस को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी अभी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसमें ऐसे ही मल्टी पार्टी जो कंसल्टेशन और डिस्कशन से संसद चलनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है और देश की जो समस्याएं हैं, नेशनल इंटरेस्ट में सबको एक होना पड़ेगा। हम लोग जब नेशन बिल्डिंग का बात करते हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर पार्टी डिफरेंसेस एंड पार्टी आइडियोलॉजीज, देश सर्वोपरि होनी चाहिए। तो चलिए, आपने समय निकाला, आप दोनों माननीय सांसदों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और रोशन जी, आपका भी धन्यवाद, आपको भी सदन की कार्रवाई को कवर करने के लिए जाना है। और धन्यवाद सूरज मोहन झा और आपका भी पवन, आपने न केवल सारे बिंदुओं को
कहीं ना कहीं प्रकाशित किया, बल्कि बहुत विस्तार से बताया कि कार्यसूची में क्या कुछ होने वाला है। धन्यवाद आप दोनों का। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद गणेश सिंह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेलों के लिए दिशा निर्देश से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद राम्या हरिदास पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अरुण साव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक और कृषि उत्पाद से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद कृपानाथ मल्लाह ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद संजय हरिभाऊ यादव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में एक जिला एक उत्पाद संबंधी दृष्टिकोण अनुमोदित करने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद श्रीनिवास कैसिनेनी गृह मंत्रालय से मादक द्रव्य अपसेवन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खेलो इंडिया के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद रविंद्र कुशवाहा भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद विजय कुमार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुमोदन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद सुनील कुमार पिंटू ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिश्रित खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद भावना गवली कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाली हैं। सांसद बाला शोवरी वल्लभा नेनी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मत्स्यन बंदरगाह मछलीपट्टनम चरण 2 से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद विष्णु दत्त शर्मा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से नेहरू युवा केंद्र का पुनर्नामकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद एडवोकेट अटूर प्रकाश मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मछली पालन क्षेत्र के लिए कोविड राहत पैकेज से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल गृह मंत्रालय से नाबालिग बालिकाओं एवं बालकों के प्रति अपराध से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ग्रामीण विकास मंत्रालय से आदर्श गांव से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद एस ज्योतिमणि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांग जनों के नियोजन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाइक निम्बालकर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सस्मित पात्रा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उड़ीसा में तालचर उर्वरक संयंत्र द्वारा काम शुरू किए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद रेवती रमन सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की शाखाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद जी.सी. चंद्रशेखर वित्त मंत्रालय से भारतीय ऋणदाताओं के एनपीए से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय सेठ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से बीमारी के प्रकोप से निपटने के प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों को देय बकाया राशि से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद वाई.एस. चौधरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों से हील इन इंडिया पहल से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद राम शकल वित्त मंत्रालय को अर्थव्यवस्था को गति प्रदान किए जाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सुजीत कुमार वित्त मंत्रालय से कैंसर के उपचार के लिए औषधियों पर जीएसटी के अपेक्षाकृत कम दरों से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद शांता क्षत्री आयुष मंत्रालय से हर्बल उद्यानों के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद डॉक्टर एल हनुमतिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय से गैर अनुसूचित औषधियों की कीमतों के
विनिमयन से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद विजय पाल सिंह तोमर वित्त मंत्रालय, MSME, SHG और ग्राम स्तर के उद्यमियों को दिए गए मुद्रा ऋण से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद महेश पोद्दार वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद MV श्रीमस कुमार वित्त मंत्रालय से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में व्यापार यानी कि ट्रेडिंग संबंधी घोटालों से जुड़े हुए सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर CM रमेश विद्युत मंत्रालय से आंध्र प्रदेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की बकाया राशि का भुगतान जानने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विद्युत मंत्रालय से किसानों को निःशुल्क बिजली सुनिश्चित करने से जुड़ा सवाल करेंगे। संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।